गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में राजनीति विज्ञान के 11th क्लास के बच्चों का स्वागत है। और कल हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे थे, राष्ट्रपति से संदर्भ था वो संसदीय कार्यपालिका के अंतर्गत कि राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, जिसके अंतर्गत हमने पहला विशेष अधिकार था उसके बारे में हमने चर्चा की थी। साथ ही साथ में राष्ट्रपति की स्थिति के बारे में चर्चा की थी कि राष्ट्रपति की स्थिति कैसी है, नाम मात्र की या औपचारिक प्रधान की स्थिति है देश के अंदर, वास्तविक स्थिति किसकी है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की है। और इसके विशेष अधिकारों के संदर्भ में हमने चर्चा की थी कि 3 ऐसे अवसर आते हैं जिनके अंदर राष्ट्रपति के विशेषाधिकार का प्रयोग हमारे को दिखाई पड़ता है। 3 अवसरों में से पहला अवसर के बारे में हमने चर्चा की थी कि वह मंत्रिपरिषद को सलाह मानने के लिए, मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए कहा है, उस सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। पहला विशेषाधिकार है मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए लौटाना। तो अब बात आती है हमारी पहली सलाह के बाद में दूसरी सलाह कौन सी है। तो पहली सलाह हमने चर्चा की थी कि राष्ट्रपति का विशेषाधिकार, 3 अवसर ऐसे आते हैं जिनके अंदर राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करता है। पहला अवसर है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है, पुनर्विचार के लिए कह सकता है, ये इसका विशेषाधिकार है। और उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए, किसको, मंत्रिपरिषद को अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। ऐसा करने में राष्ट्रपति किसका प्रयोग करता है, अपने विवेक का प्रयोग करता है। अब हम चर्चा करेंगे आज राष्ट्रपति के पास में दूसरा विशेषाधिकार है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति का दूसरा विशेषाधिकार कौन सा है। तो दूसरा विशेषाधिकार कौन सा है, राष्ट्रपति के पास वीटो, राष्ट्रपति के पास वीटो का मतलब निषेधाधिकार की शक्ति, निषेधाधिकार, वीटो मीन्स निषेधाधिकार की, वीटो की शक्ति, निषेधाधिकार भी कह सकते हैं हम, और निषेधाधिकार, वीटो को निषेधाधिकार भी कहा जाता है और वीटो की शक्ति भी कहा जाता है। जो दूसरा इसमें ध्यान में रखना है, राष्ट्रपति का दूसरा अवसर कौन सा है जिसके अंदर वो अपना विशेषाधिकार का प्रयोग करता है। दूसरी शक्ति है उसकी वीटो शक्ति या निषेधाधिकार की शक्ति। वीटो का मतलब उसको रोक देना, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानना या उसको कुछ समय के लिए रोक देना, उसके ऊपर कोई किसी प्रकार की मंत्रणा नहीं करना। राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति होती है जिससे वह संसद द्वारा पारित विधेयकों, जो संसद ने जो भी विधेयक पारित किए, केवल धन विधेयक को छोड़ करके, ये ध्यान में रखना है, संसद ने जितने भी विधेयक पारित किए उन सारे विधेयकों के अंदर से केवल धन विधेयक को छोड़ करके, इसके अलावा जितने भी संसद ने विधेयक पारित किए उन सब विधेयकों के ऊपर क्या कर सकता है, वीटो की शक्ति का, निषेधाधिकार की शक्ति का प्रयोग कौन, राष्ट्रपति कर सकता है। तो जिससे वह संसद द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है, स्वीकृति नहीं दे, उस काम को पेंडिंग में छोड़ दे, उस काम को विलंब कर दे, बहुत देर कर दे, इस शक्ति को हम कहते हैं वीटो। स्वीकृति नहीं देना, उस कार्य को स्वीकृति नहीं देना, उसके अंदर विलंब कर देना, उसको कहते हैं हम वीटो, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। और ये किसके अंदर प्रयोग करता है राष्ट्रपति, जो संसद के द्वारा जितने भी विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं उन सब विधेयकों के अंतर्गत वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। उन विधेयकों को स्वीकृति नहीं दे करके उन विधेयकों के अंदर विलंब कर देना, केवल धन विधेयक में वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा जितने भी संसद के द्वारा पारित विधेयक हैं उनके अंदर वीटो की शक्ति का राष्ट्रपति प्रयोग कर सकता है। कहने का मतलब उस विधेयक के अंदर बहुत देरी कर देना, और देरी करने की इस प्रक्रिया को हम कहते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। तो जिसमें संसद द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति देने में बहुत देरी कर सकता है, विलंब कर सकता है,
संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को कानून बनने से पहले, कानून सीधा ही नहीं बनता है, संसद कानून के ऊपर विधेयक लाएगी, उसके ऊपर बहस होगी, विचार विमर्श होगा, संसद के दोनों सदनों में पारित होगा, उसमें 3 जो प्रतिवेदन होंगे, प्रथम द्वितीय और तृतीय, फिर दूसरे सदन में जाएगा, वहाँ पर भी 3 वाचन होंगे, 3 वाचनों के बाद में फिर विधेयक स्वीकृत होने के लिए राष्ट्रपति के पास में आएगा। फिर राष्ट्रपति क्या करता है, उसके ऊपर क्या करता है, अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। कहने का मतलब उस विधेयक को स्वीकृति नहीं दे करके और उस विधेयक को यथावत स्थिति के अंदर रख देना और उसके अंदर विलंब कर देना, क्योंकि हमारे संविधान के अंदर उसके ऊपर स्वीकृति देने के संबंध के अंदर कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। क्या है, निश्चित समय सीमा नहीं का उल्लेख किया है कि राष्ट्रपति को वो स्वीकृति इतने समय में देनी पड़ेगी, उस विधेयक पर इतनी समय में स्वीकृति देनी पड़ेगी। यह हमारे संविधान के अंदर इस बात का जिक्र कहीं नहीं है। राष्ट्रपति कितनी भी देरी कर सकता है, कितने भी समय तक उसको रख सकता है या अपने उसको विलंब कर सकता है, उसमें देरी कर सकता है, उसके ऊपर कोई निर्णय न दे सकता है। तो इसको कहते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, उसको यथावत स्थिति के अंदर ही रख देना, उसको स्वीकृति नहीं देना, क्योंकि स्वीकृति देते ही तो क्या बन जाता है, विधेयक किस में बदल जाता है, कानून में बदल जाता है राष्ट्रपति। तो विलंब कर सकता है, स्वीकृति देने से मना कर सकता है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को कानून बनने से पहले राष्ट्रपति जो कानून जब भी बनेगा, राष्ट्रपति जब उसके ऊपर स्वीकृति देगा, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, राष्ट्रपति उसे संसद को लौटा सकता है और उसे पुनर्विचार के लिए भी कह सकता है। वीटो की यह शक्ति सीमित है, क्योंकि संसद उसी विधेयक को दोबारा पारित कर दे और राष्ट्रपति के पास भेज दे तो राष्ट्रपति को उस पर स्वीकृति देनी पड़ेगी। क्या है, हमारे संविधान के अंदर कोई विधेयक है हमारे यहाँ पे एक व्यवस्था, और अब इससे पहले हमने पहला बिंदु पढ़ा था कि उसको पुनर्विचार के लिए, मान लो राष्ट्रपति के पास में विधेयक आ गए, उसने पुनर्विचार के लिए उसने क्या कर दिया है, वापस मंत्रिपरिषद को भेज दिया है, मंत्रिपरिषद ने वापस उसके ऊपर पुनर्विचार करके वापस राष्ट्रपति को भेज दिया। तो ऐसी स्थिति में तो राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, उस विधेयक के ऊपर स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। लेकिन राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि ये विधेयक देश के हित में नहीं है, तो पुनर्विचार के लिए न कह करके उस विधेयक को अपने पास में रख लेता है और उसके अंदर काफ़ी विलंब कर देता है। उस विलंब करने की और उसके ऊपर स्वीकृति न देने की शक्ति को हम क्या कहते हैं, निषेधाधिकार या वीटो की शक्ति। क्योंकि हमारे संविधान के अंदर ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि राष्ट्रपति को इतने समय में उस विधेयक को स्वीकृति देनी पड़ेगी। ऐसी कोई समय सीमा न होने के कारण राष्ट्रपति की ये वीटो शक्ति कहलाती है। तो राष्ट्रपति के पास भेज देता है तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति देनी पड़ती है। कौन से के अंदर, पहले वाले बिंदु के अंदर, पहला जो विशेषाधिकार है उसके अंदर। लेकिन संविधान में राष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है, कोई समय सीमा नहीं होने के कारण जिसके अंदर कि उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना पड़े। राष्ट्रपति के पास में विधेयक आ गया, राष्ट्रपति चाहे तो उसको पुनर्विचार के लिए लौटा देगा, तो राष्ट्रपति को वो काम करना पड़ेगा। परंतु राष्ट्रपति के पास में आ गया और राष्ट्रपति ने उसको पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं, अपने पास ही रख लिया, तो उस विधेयक की स्वीकृति के लिए, क्योंकि हमारे संविधान के अंदर समय सीमा नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं, राष्ट्रपति का दूसरे नंबर का विशेषाधिकार कहते हैं। इसको कहते हैं वीटो शक्ति, कि उसको लटकाए रखना है उसके अंदर, उस कार्य के अंदर या उस विधेयक के अंदर बहुत विलंब कर देना। और विलंब की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है कि उसके भीतर उसको स्वीकृति देनी पड़ेगी राष्ट्रपति। तो कोई समय सीमा निर्धारित जिसके अंदर की उस विधेयक को के लिए कोई समय सीमा नहीं है, जिसके अंतर्गत विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना पड़े। इसका अर्थ यह हो कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को बिना किसी समय सीमा के अपने पास लंबित रख सकता है। तो इसके अंदर दूसरे में आएगा, देखो अर्थ, इसका अर्थ यह हो कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को बिना किसी समय सीमा के अपने पास लंबित रख सकता है। इससे राष्ट्रपति को अनौपचारिक रूप से क्या कहते हैं, अपने वीटो को प्रभावी ढंग से प्रयोग करने का अवसर मिल जाता है। इसे क्या कहा जाता है, राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। कौन से, इसको पॉकेट वीटो, मतलब अपनी जेब का वीटो, जेबी वीटो या पॉकेट वीटो, क्योंकि राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं है और राष्ट्रपति ने उसको रख दिया है, उसके ऊपर सिग्नेचर या जो भी उसको स्वीकृति नहीं दे रहा है, हस्ताक्षर नहीं कर रहा है। और ऐसी स्थिति में उसके लिए संविधान के अंदर समय सीमा भी नहीं है कि आप उतने समय के भीतर उसको जो स्वीकृति देनी आवश्यक है। तो
कहने का मतलब उसके अंदर काफ़ी विलंब हो जाएगा। विलंब हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में वो गलत कार्य होने से रुक जाएगा। उस कार्य को रोक देने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? वीटो। इसको पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। तो इसका दूसरे का अर्थ निकल कर क्या आया कि राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति होती है, जिससे वीटो की शक्ति, इस शक्ति से वह संसद द्वारा, इस शक्ति से राष्ट्रपति, इस शक्ति से राष्ट्रपति संसद द्वारा, इस शक्ति से राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयकों, पारित विधेयकों, पारित विधेयकों, पारित विधेयकों, कहने का मतलब धन विधेयक को छोड़कर, धन विधेयक को छोड़ करके, पारित विधेयक को मतलब धन विधेयक को छोड़कर पारित, संसद द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति, पर स्वीकृति देने में, स्वीकृति देने में, स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है, विलंब कर सकता है। कौन कर सकता है भाई? राष्ट्रपति। तो विलंब कर देने की, स्वीकृति देने में विलंब कर देने की शक्ति क्या कहलाती है? वीटो। विलंब कर सकता है। क्योंकि, क्यों विलंब कर सकता है? क्योंकि भारतीय संविधान में, क्योंकि भारतीय संविधान में स्वीकृति के संबंध में, स्वीकृति के संबंध में कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। क्या है? क्योंकि समय सीमा निश्चित नहीं है भारतीय संविधान के अंदर कि इस समय के भीतर उसको देना पड़ेगा। समय सीमा निश्चित न होने के कारण क्या है, राष्ट्रपति उस विधेयक के ऊपर विलंब करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? वीटो शक्ति। क्या कहलाती है? राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। इसके द्वारा भी वो क्या कर सकता है कि जो कार्य, जो संसदीय कार्यपालिका के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री और जो मंत्रिपरिषद ने जो सलाह दी है, उस सलाह को वो अनदेखा कर सकता है या मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि इसके अंदर समय सीमा नहीं है। पुनर्विचार नहीं करके और वो उसको अविलंब, बहुत विलंब करते हुए, मतलब उस विधेयक के ऊपर विलंब की प्रक्रिया को अपना देना, वो क्या है? उसकी वीटो। इस वीटो शक्ति को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रपति का, इसे पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। कौन से को? दूसरी शक्ति को। अब आती है राष्ट्रपति का तीसरा निषेधाधिकार। क्या है? पहला हमने कह दिया पुनर्विचार की प्रक्रिया के लिए, जिसमें राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी पड़ेगी मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार के लिए। दूसरे के अंदर कह सकता है कि कोई भी विधेयक उसमें विलंब करने की जो प्रक्रिया है, क्योंकि भारतीय संविधान के अंदर उसको स्वीकृति देने की कोई निश्चित समय सीमा न होने के कारण जो राष्ट्रपति के द्वारा विलंब, उस विधेयक के संदर्भ में जो विलंब प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? वीटो शक्ति या निषेधाधिकार शक्ति कहते हैं। तीसरी कौन सी बात आती है? देखो, इसका प्रयोग भी किया है, दूसरे का वीटो शक्ति का प्रयोग किसमें किया है? इसने कोई डॉक्टर, जो हमारे जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैन सिंह, जो भारतीय जो पोस्ट ऑफिस अधिनियम था, डाक अधिनियम, इसका जो प्रयोग है पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था डाक अधिनियम में। किसमें? डाक अधिनियम के अंदर किसने किया था भाई? हमारे राष्ट्रपति जो उस समय राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह ने, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कब किया था? 1900
1986 में इसका प्रयोग किया था। कौन से का पॉकेट वीटो का वीटो शक्ति का प्रयोग कौन से अधिनियम में? डाक अधिनियम के अंतर्गत। कौन से अधिनियम में इस वीटो शक्ति का प्रयोग? डाक अधिनियम में। किसने किया था? राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 के अंदर संसद ने विधेयक पारित कर दिया था, डाक अधिनियम, जिसको इसने अपने वीटो शक्ति का प्रयोग करते हुए उसके अंदर काफ़ी विलंब कर दिया था। फिर वो उनका कार्यकाल पूरा हो गया, दूसरे राष्ट्रपति आए, उन्होंने भी इसके अंदर कोई स्वीकृति नहीं दी थी इस प्रस्ताव को। फिर इसके बाद में ये स्वतः ही निरस्त हो गया। लंबे समय तक लंबी प्रक्रिया होने के कारण, विलंब होने के कारण इसका परिणाम यह निकला कि आज तक ये विधेयक क्या है, जो डाक अधिनियम विधेयक है, यह आज तक पारित नहीं हो पाया, आज तक कानून नहीं बन पाया है। तीसरा जो विशेषाधिकार के बारे में अपन चर्चा करेंगे वो विशेषाधिकार है, तीसरे प्रकार का विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों के कारण पैदा राष्ट्रपति औपचारिक रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो तीसरा जो विशेषाधिकार है वो कौन सा है? राजनीतिक परिस्थितियों के कारण पैदा, ये राजनीतिक परिस्थितियों के कारण पैदा होता है। तीसरा है यह राजनीतिक परिस्थितियों के कारण पैदा होता है। कौन सी परिस्थितियों के कारण? राजनीतिक परिस्थितियों के कारण पैदा होता है। ये कौन सी परिस्थितियों के कारण? राजनीतिक परिस्थितियों के कारण पैदा होता है। औपचारिक रूप रूप से राष्ट्रपति तो क्या करता है भाई? प्रधानमंत्री की क्या करता है? नियुक्ति करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री की औपचारिक रूप से नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो इसमें देखो क्या होता है, साधारण सी इसमें राजनीतिक परिस्थितियों का अर्थ राजनीति का नाम आते अपने समझ में आ जाना चाहिए। क्या है कि तीसरा विशेषाधिकार क्या है कि जैसे लोकसभा में किसी भी दल का बहुमत न बनता है तो ऐसी स्थिति में जो सरकार बनाता है तो नए बहुमत बनने के कारण प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में जब बात आती है तो राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए क्या है, राष्ट्रपति क्या करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। इसको कहते हैं राष्ट्रपति का विशेषाधिकार। ये राजनीतिक परिस्थितियों के कारण पैदा होते हैं कि लोकसभा के अंदर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में दो या तीन दलों के द्वारा अपना बहुमत का दावा प्रस्तुत करने के कारण परंतु फिर भी किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, स्पष्ट बहुमत की स्थिति नहीं बन पाती है, तो राष्ट्रपति सही विवेक का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। वैसे हमारे परंपरा ये है स्पष्ट तौर पे लोकसभा में जिस दल का बहुमत है उस दल के नेता को प्रधानमंत्री के तौर पे नियुक्त करेगा कौन? राष्ट्रपति। परंतु कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है जैसे 1989 के बाद में लगभग 1998 तक कई बार ऐसी व्यवस्था हुई कि जिसके अंदर लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में 2-3 व्यक्तियों के द्वारा या 2-3 दल के नेताओं के द्वारा अपना बहुमत प्रस्तुत करने के क्या है वादे किए जा रहे थे। परंतु ऐसी स्थिति के अंदर ये समस्या हो जाती है कि प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। तो ऐसी स्थिति में सही विवेक का निर्णय या विवेक का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। इसको कहते हैं राष्ट्रपति का विशेषाधिकार की राजनीतिक परिस्थितियों के कारण ये पैदा होता है। तो इसमें देखिए औपचारिक रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। सामान्यतः अपनी जो हमारे यहाँ पे संसदीय व्यवस्था में लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। हमारे यहाँ पर भारत के अंदर लोकसभा में जिस दल का बहुमत है उसको प्रधानमंत्री के तौर पे नियुक्त किया जाता है और इसलिए इसकी नियुक्ति में राष्ट्रपति के विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं उठता है। जहाँ पर जिस दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत मिल गया तो वहाँ तो राष्ट्रपति का कोई प्रश्न ही नहीं है कि वो उसकी नियुक्ति करेगा कि नहीं करेगा, कारण वहाँ पर स्पष्ट बहुमत है तो राष्ट्रपति को नियुक्ति करनी पड़ेगी उस दल के नेता की जिसका लोकसभा में बहुमत है। परंतु क्या होता है, लेकिन कई बार क्या होता है ऐसी स्थितियां हो जाती हैं जिनमें चुनाव के बाद भी किसी भी नेता को लोकसभा में जब चुनाव हो जाते हैं लोकसभा के परंतु किसी भी दल को या लोकसभा के किसी भी नेता को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है। इसके अतिरिक्त
क्या है, गठबंधनीय सरकारें बनाने का प्रयास किया जाता है। 2 या 3 नेता ये दावा कर देते हैं गठबंधनीय सरकार बना करके, और 2-3 नेताओं के द्वारा यह दावा कर दिया जाता है कि मेरा लोकसभा में बहुमत है, दूसरा नेता कहेगा मेरा लोकसभा में बहुमत है, तीसरा कहेगा मेरा लोकसभा में बहुमत है। तो ऐसी स्थिति के अंदर, ऐसी परिस्थिति के अंदर राष्ट्रपति अपने सही विवेक का प्रयोग करते हुए क्या करता है, उनमें से किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री के तौर पे नियुक्त करता है। ये भी एक राष्ट्रपति का विवेकाधिकार या विशेषाधिकार है। तो देखो, यदि गठबंधन बनाने के प्रयास के बाद भी 2-3 नेता यह दावा करें कि उन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तब राष्ट्रपति को यह निर्णय करना पड़ेगा कि वह किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करे। इस परिस्थिति में राष्ट्रपति को अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर लेने का निर्णय देता है। ये जब ऐसी स्थिति, राजनीतिक स्थिति ऐसी बन जाती है, कहने का मतलब इसमें यह तीसरा है जो राजनीतिक परिस्थिति का, राजनीतिक परिस्थिति के अंदर तीसरा जो हम साधारण रूप से इतना समझ सकते हैं कि जब लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, उस दल के नेता को जो प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति। परंतु राजनीतिक परिस्थितियों के कारण कई बार क्या होता है कि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है, और नहीं मिलने की स्थिति में प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए, यहाँ पर बात आती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर राष्ट्रपति का विवेकाधिकार या विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति और उनमें से किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री के तौर पे नियुक्त करता है। इस नियुक्त करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रपति का विशेषाधिकार। तब राष्ट्रपति को निर्णय करना पड़ता है कि वह किसे प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त करे। इस परिस्थिति में राष्ट्रपति को अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करके निर्णय लेना पड़ता है कि किसे समर्थन प्राप्त है। राष्ट्रपति को यह देखना पड़ेगा कि इन 3-4 व्यक्तियों के द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं कि हमारा लोकसभा में बहुमत जो है, तो उनमें से राष्ट्रपति को यह देखना पड़ेगा कि कौन से व्यक्ति के पास में जो बहुमत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वो अपने विवेक से निर्णय लेगा और उस स्थिति के अनुरूप वो क्या करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। और कौन सरकार बना सकता है, कौन सरकार चला सकता है, उन 2-3 व्यक्तियों में से राष्ट्रपति का ये विशेषाधिकार आ जाता है कि वो उन 2-3 व्यक्तियों में से किसका जो राष्ट्रपति के तौर प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्ति करे। 1989 के बाद से प्रमुख राजनीतिक परिवर्तनों के कारण राष्ट्रपति के पद का 1989 के बाद में ये तीसरी जो स्थिति है, ये 1989 के बाद में जाकर के ज़्यादा हुई है भाई। यहाँ पर राष्ट्रपति की भूमिका बढ़ी है, क्योंकि 1989 के बाद में और 1998 तक 1998 तक क्या हुआ, 1998 और 1989 से लेकर के 1998 तक राष्ट्रपति की भूमिका क्यों बढ़ी है, क्योंकि इन 10 सालों के दौरान 89 से लेकर के 98 तक कई बार लोकसभा के अंदर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को ये देखना पड़ता है कौन सरकार चला सकता है, कौन से दल का बहुमत बन सकता है लोकसभा में, उसके अनुरूप वो निर्णय करते हुए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। इस प्रधानमंत्री की नियुक्ति को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रपति का विशेषाधिकार। तो इस प्रकार से तो हमने ये 1989 से लेकर के 1998 तक 4 संसदीय चुनाव में किसी भी एक दल या गठबंधनीय दल को, जो गठबंधनीय एक दल को या कोई 2-3 दलों के द्वारा जो गठबंधन किया है, उनमें से किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया है। और ऐसी परिस्थितियों ने मांग की कि राष्ट्रपति सरकार के अंदर हस्तक्षेप करके और सरकार का गठन करवाए और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करे, या फिर प्रधानमंत्री को लोकसभा के अंदर बहुमत सिद्ध कर पाने में उसको सलाह दे। ये सारी बातें किसके ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करती है जब लोकसभा में बहुमत नहीं होता है। तो इसमें इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। तीसरी विशेष अवसर आता है कि लोकसभा में किसी भी दल को या किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है, तो वहाँ पे तीसरा अवसर बन जाता है, राष्ट्रपति की भूमिका बढ़ जाती है। राष्ट्रपति अपने निर्णय से, अपने विवेक से निर्णय लेता है कि किसको प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया जाना है, जिससे वो सरकार लंबे समय तक चला सके। अतः इस प्रकार से कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति का विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित है। तीसरा जो विशेषाधिकार किसके ऊपर आधारित है, तीसरा जो अवसर आता है राजनीतिक परिस्थितियों के कारण पैदा होता है, तो राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित है। जब सरकार स्थायी न हो और गठबंधन सरकार
सत्ता में हो तब राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि जब सरकार अस्थायी हो जाए या गठबंधन की सरकार के अंदर जो सत्ता है वो न आ पाए, किसी भी गठबंधन की सरकार न बनती हुई दिखे, लोकसभा में बहुमत न हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर राष्ट्रपति पावरफुल हो जाता है। वो अपने विवेक से निर्णय लेते हुए किसी को प्रधानमंत्री के तौर पे क्या करता है, नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति इस प्रकार से औपचारिक शक्ति वाला पद है और वह राष्ट्र का अलंकारिक प्रधान माना गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। राष्ट्रपति को राष्ट्र का अलंकारिक प्रधान माना गया है। अलंकारिक का मतलब मैं बता देता हूं आपको। अलंकारिक का अर्थ एक तरह से होता है वैधानिक या नाम मात्र का, इसको नाम मात्र भी कह सकते हैं। अलंकारिक प्रधान माना गया है। तब हमें राष्ट्रपति की आवश्यकता है। संसदीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद विधायिका के समर्थन पर निर्भर होती है। इसका अर्थ यह है कि मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है, कि जब उसका बहुमत नहीं रहेगा तब उसको मंत्रिपद ऑटोमेटिक हट जाएगी। तो देखिए, तो मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता, तब उसकी जगह नई मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करनी पड़ेगी। ऐसी परिस्थिति में एक ऐसे राष्ट्र प्रमुख की जरूरत पड़ेगी जिसका कार्यकाल स्थायी हो। तो अलंकारिक के रूप में, तो कहने का मतलब बात ऐसी है कि कई बार क्या होता है, मंत्रिपरिषद का जैसे ही बहुमत या अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो प्रधानमंत्री को और मंत्रिपरिषद को पद छोड़ना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में कोई स्थायी सरकार भी होनी चाहिए। तो सरकार स्थायी के तौर पे कौन स्थायी दिखता है हमारे को? राष्ट्रपति। तो इस यहाँ पर ये अलंकारिक की भूमिका हो जाती है राष्ट्रपति की, तो कि जिसका स्थायी कार्यकाल हो। और ऐसी स्थिति में राष्ट्र प्रमुख ही हमारे को स्थायी कार्यकाल दिखाई पड़ता है, जिसके पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति भी है राष्ट्रपति के पास में, और जो सांकेतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व भी कर सकता है। तो इसलिए राष्ट्रपति की स्थिति कैसी है? अलंकारिक के रूप में। सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति की यही भूमिका रहती है, लेकिन जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति पर निर्णय लेने और देश की सरकार को चलाने के लिए प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की असीमित जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाती है? राष्ट्रपति के ऊपर आ जाती है। तो इस प्रकार से हमने तो प्रधानमंत्री के तौर पे नियुक्ति में तीसरी के अंदर हमने 1977 के बाद में लगभग ऐसी स्थिति नहीं बनी थी। 1900 जो हमने 89 के बाद में ऐसी स्थिति रही जिसके अंदर राष्ट्रपति की भूमिका बढ़ी है और राष्ट्रपति ने अपनी इच्छा से प्रधानमंत्री की नियुक्ति की है। ये एक तरह से राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है। आज हमने चर्चा की कि राष्ट्रपति के ऐसे 3 अवसर आते हैं जिनमें वह अपने विशेषाधिकार, राष्ट्रपति के 3 विशेषाधिकारों का प्रयोग किया हमने। पहला हमने किया था राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा पुनर्विचार वाला, जिसके अंतर्गत यदि पुनर्विचार के बाद मंत्रिपरिषद वापस लौटा देती है राष्ट्रपति को तो राष्ट्रपति को उसको लिए बाध्य होना पड़ेगा। दूसरी के अंतर्गत निषेधाधिकार का पड़ा। तीसरी के अंदर राजनीतिक परिस्थितियों के कारण देश के अंदर कोई संकट पैदा हो जाता है, उस दौरान प्रधानमंत्री की नियुक्ति को लेकर के जो विशेषाधिकार राष्ट्रपति का, उसके बारे में पढ़ा। इस प्रकार से 3 अवसर कौन कौन से आते हैं अपने को याद रखने हैं। 3 अवसर कौन कौन से हैं राष्ट्रपति के? 3 विशेषाधिकार। 3 अवसर ऐसे कौन से आते हैं जिनमें राष्ट्रपति विशेषाधिकारों का प्रयोग करता है? पहला अवसर है पुनर्विचार, दूसरा अवसर है वीटो, तीसरा अवसर है राजनीतिक परिस्थितियां। ये 3 अवसर ऐसे आते हैं जिनके अंदर राष्ट्रपति क्या करता है? अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करता है। कल हम चर्चा करेंगे कि भारत का उपराष्ट्रपति। धन्यवाद।